यस सर। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि 4 एंटीबॉडी मैंने बोली थी और उनके बारे में आप लोगों को लिखना था। तो क्या सभी ने वो क्वेश्चन कर लिया? सर जो IgD था ना, हाँ हाँ। बारे में बता दो, वो नहीं आया समझ में। अच्छा, मैं ना आपको एक पिक शेयर करूंगा पिक्चर ग्रुप में, और उसमें सारी एंटीबॉडी के फंक्शन आपको मिल जाएंगे और सभी की लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। फिर आपने जो पूछा है आईजीडी, उसके बारे में बता देता हूँ। आईजीडी जो है ना, ये हमारे लिम्फोसाइट की सरफेस पे देखा जाता है और ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में होता है, रेयर अमाउंट में। और ये करता क्या है, ये हमारी बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है कि जो ये हमारी बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा ताकि जो हमारी बी लिम्फोसाइट हैं वो क्या करें, वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सकें। तो जितने भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं ना, उस इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में आईजीडी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर देखा जाता है। ठीक है, ओके सर। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एचएलए सिस्टम को। तो एचएलए सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एचएलए सिस्टम होता क्या है। एचएलए सिस्टम का मतलब होता है, ये होता है हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और एचएलए का मतलब क्या है, ये है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये एंटीजन एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। एंटीजन की यदि आप बात करोगे कि एंटीजन क्या है, एंटीजन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, जिसको हमारी बॉडी सेल्फ नहीं मानती, ये मानती है कि ये हमारी बॉडी में बाहर से आया है, फॉरेन पार्टिकल। तो ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 6 है, छठे क्रोमोसोम पे जो जीन है, ये क्या करते हैं, ये इस एचएलए प्रोटीन को बनाते हैं। और ये एचएलए प्रोटीन कब बनता है, ये बनता है या ये एक्टिवेट होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर। जब कोई ऑर्गन बाहर से किसी एक पेशेंट को दिया जाएगा, तो ये एचएलए प्रोटीन क्या करेगा, एचएलए एंटीजन उस ऑर्गन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसने ये हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब जो ये हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा जो हमें सेव करने के लिए दिया जा रहा है। और जब ये उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा, वो जो ऑर्गन बाहर से दिया गया है, डोनर का जो ऑर्गन दिया गया है, वो डोनर ऑर्गन रिजेक्ट हो गया, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से ह्यूमन को प्रॉब्लम्स होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टिश्यू की भी मैचिंग करनी होगी किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने से पहले। तो टिश्यू मैचिंग के लिए क्या करेंगे हम, टिश्यू मैचिंग के लिए हम एचएलए सिस्टम देखेंगे। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, ये एचएलए सिस्टम जो है, ये जो ग्राफ्टिंग होगी, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल किसके अंदर हो सकती है, तो ये हो सकती है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आइडेंटिकल्स के अंदर। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस की हम बात करते हैं, या आइडेंटिकल्स हैं, जुड़वा हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होंगे, उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम रहेगा। तो इनके अंदर ये ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आसानी से हो सकता है। इनके बाद सक्सेस रेशियो किसका है, इनके बाद है सिबलिंग्स का। फिर आप सिबलिंग्स में कर सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सिबलिंग्स के बाद होता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स से ऑर्गन लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और सबसे कम सक्सेस रेट होता है अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स का। जैसे सपोज करिए कि एक ये व्यक्ति है, ये पर्सन है ए, ठीक है, इसका एक आइडेंटिकल ट्विन है, इसी का एक भाई है, आइडेंटिकल ट्विन ए डैश। इसकी एक बहन है बी, और ये इसके पेरेंट्स हो गए फादर सी, और ये मदर हो गई इसकी डी।
और ये इसके जो हैं अंकल हैं। ठीक है, इसकी एक्सीडेंट में आंखें चली गई, आईज चली गई, इसकी अंधा हो गया। अब क्या करना है, अब इस पेशेंट को आई की रिक्वायरमेंट है, आंखों की रिक्वायरमेंट है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम ब्लड ग्रुप मैच करेंगे, पहले ब्लड ग्रुप मैच हो जाएगा। ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद एचएलए सिस्टम देखेंगे। एचएलए सिस्टम ये कहता है कि आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर आप इजीली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो, वहां पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो यानी कि ए डैश की आई को यदि हम ए के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा, इसमें कोई कॉम्पैटिबिलिटी नहीं आएगी। तो सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा इनके बीच में रहेगा। ये मान लो मना कर देता है, ये कहता है नहीं मैं अपनी आई नहीं दूंगा, तो फिर सिबलिंग को देखेंगे, जो इसकी सिस्टर है उससे बात करेंगे। दूसरे नंबर पर ये है, पहला केस क्या करेंगे, डॉक्टर सबसे पहले इसको बोलेंगे कि आप आइडेंटिकल हैं तो आप अपनी आई को ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। दूसरे नंबर पर ये रहेगा, यानी कि सिबलिंग हो गया। तीसरे नंबर पे क्या होगा, दोनों में से किसी एक पेरेंट से आई ले सकते हैं। ठीक है, और जब ये चारों ही मना कर देंगे तो फिर इस अंकल से आई लेनी पड़ेगी। इसने बोल मान लो हाँ कर दिया कि ठीक है मैं अपनी आई दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एचएलए प्रोटीन के फॉर्मेशन होने की चांसेस हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है, तो इसकी बॉडी इसकी आई को रिजेक्ट कर सकती है। उसके लिए क्या करेंगे, उस कंडीशन को रोकने के लिए फिर हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देंगे, जो कि होगा साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन इस पेशेंट को दे देंगे, तो साइक्लोस्पोरिन से क्या होगा, जो इसका हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ये नहीं बन पाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये आप लिख लीजिए, सक्सेस रेशियो ऑफ ग्राफ्टिंग, या सक्सेस, हाँ सक्सेस रेशियो ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के लिए सक्सेस रेशियो क्या है, तो ये बना लीजिए, सबसे पहला आइडेंटिकल ट्विंस, उसके बाद सिबलिंग, फिर पेरेंट्स, फिर अनरिलेटेड। ये ड्रॉ करिए, और इसके बाद जितनी बातें हमने आपको यहाँ समझाई हैं उसके हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब आपको पता ही है, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कि पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना किसी एक डोनर इंडिविजुअल से। तो लिखिए इसके बारे में। अच्छा, लास्ट जो हमने कल पॉइंट लिखा था वो क्या लिखा था एचएलए सिस्टम में, This system make an complex called HLA complex or हाँ major histocompatibility complex during organ transplantation. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, ये नोट कर लीजिए सक्सेस रेशियो ग्राफ्टिंग का, और फिर एक पॉइंट लिखिए, द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम, the recipient immune system recognize, the recipient immune system recognize the donor's organ, the donor's organ, और डोनर्स के ऑर्गन को बोलते हैं ग्राफ्ट, ग्राफ्ट, द डोनर्स ऑर्गन या इसको बोलते हैं ग्राफ्ट, बाय HLA system, by HLA system, and form histocompatibility complex, and form histocompatibility complex to reject the graft, to reject the graft, ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देना। ग्राफ्टिंग क्या होती है लिखिए एक बार, ग्राफ्टिंग हेडिंग दीजिए ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग वो प्लांट वाली ग्राफ्टिंग नहीं है, ठीक है, ग्राफ्टिंग दीजिए, when some organ
when some organ from donor is transplanted to the patient, then this process is called graft. Then this process is called grafting. जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब ये ग्राफ्टिंग ना कई तरह की हो सकती है। देखो टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग देख लेते हैं हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के यदि टाइप्स देखेंगे तो ग्राफ्टिंग के कई टाइप हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्टिंग ऑटोग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई एक पेशेंट है, आप देखते हैं कुछ पेशेंट, कुछ इंडिविजुअल ऐसे बर्थ लेते हैं जिनका अपर लिप नहीं होता, ऊपर का लिप कटा हुआ रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, उनके थाई का मांस निकालते हैं, थाई का टिश्यू निकालेंगे और थाई टिश्यू को लिप्स पे लगा देते हैं। तो अगर यदि उसी पर्सन से, उसी की बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से ही कोई हम बॉडी पार्ट निकालें, टिश्यू निकालें और उसको उसी पेशेंट के अंदर लगा दें, तो इसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्टिंग। तो ऑटोग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ऑटोग्राफ्टिंग का मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम या विद इन द पेशेंट। पेशेंट के अंदर ही टिश्यू को ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब उसी के टिश्यू पार्ट को निकालें और उसी में ट्रांसफर करते हैं। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट मीन्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द अदर पार्ट। एक पार्ट से निकाल के दूसरे पार्ट पे लगाते हैं। जैसे एक बाईपास में क्या करते हैं हम, लेग के अंदर एक एक्स्ट्रा हमारी वेसल्स होती है, उस वेसल को वहां से निकालते हैं और उसको हार्ट में कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। इसके अंदर भी हम ऑर्गन को ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बॉडी पार्ट को ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये होता है ऑटोग्राफ्टिंग। और ऑटोग्राफ्टिंग के सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मींस ऑटोग्राफ्टिंग जो है, ये इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें एचएलए कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि सेम पेशेंट है तो वो सारे बॉडी पार्ट उसी के हैं, तो वो अपने खुद के बॉडी पार्ट को तो रिजेक्ट करेगा नहीं। इसलिए एचएलए सिस्टम में क्या होता है, एचएलए सिस्टम के अंदर आपका, इसमें आपका एचएलए सिस्टम नहीं बनता ऑटोग्राफ। तो ये हो गया आपका ऑटोग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोग्राफ्टिंग। सेकंड है आइसोग्राफ्टिंग। आइसोग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, यदि जो हम आइसोग्राफ्टिंग की बात करेंगे, आइसोग्राफ्टिंग के अंदर हम दो इंडिविजुअल लेंगे जिनका जेनेटिक मेकअप क्या रहे, सेम हो। तो सेम जेनेटिक मेकअप वाले दो इंडिविजुअल लेंगे, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस लेंगे, और इन ट्विंस के बीच में क्या करेंगे, हम ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस ट्रांसप्लांटेशन
ऑफ ऑर्गन या फिर टिश्यू इन बिटवीन द इंडिविजुअल of same genetic makeup, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में करते हैं इसको, ठीक है। तो ऑटोग्राफ्टिंग के बाद जो सक्सेस रेशियो रहेगा वो रहता है आइसोग्राफ्टिंग का। आइसोग्राफ्टिंग के बाद थर्ड यदि हम बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास आता है एलोग्राफ्टिंग। अब देखिए एलोग्राफ्टिंग क्या होता है। एलोग्राफ्टिंग में आप क्या करेंगे, एलोग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं और यहाँ पर स्पीसीज सेम रहेगी, मतलब एक ही फैमिली मेंबर के इंडिविजुअल के बीच में यहाँ पर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इन दिस ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन या टिश्यू इन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज या फिर हम बोल सकते हैं सेम फैमिली मेंबर्स। सेम फैमिली मेंबर्स के बीच में या सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो कहलाएगा एलोग्राफ्टिंग। फिर एलोग्राफ्टिंग के बाद होता है हेट्रोग्राफ्टिंग। और हेट्रोग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, इन दिस ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन या फिर टिश्यू इन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज या फिर अनरिलेटेड मेंबर्स। अनरिलेटेड मेंबर्स या इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में भी हम क्या करेंगे, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हेट्रोग्राफ्टिंग। जैसे आपने सुना होगा कई केस में क्या करते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स की आई निकालते हैं और ह्यूमन को लगा देंगे, तो वो अब कम हो गया है। और अनरिलेटेड मतलब कि फैमिली मेंबर से बाहर कोई पर्सन है, उसकी आई निकाली या उसका कोई ऑर्गन बॉडी पार्ट निकाला और किसी दूसरे मेंबर को दे दिया, तो सबसे कम सक्सेस रेशियो जो होता है वो हेट्रोग्राफ्टिंग का होता है। तो इसका सक्सेस रेशियो यदि आप बनाएंगे तो कैसा रहेगा, सक्सेस रेशियो यदि आप इसका देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सेल्फ वाले का। सेल्फ मींस सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ्टिंग होगा, या ऐसा लिखते हैं ऑटो, सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ्टिंग, उसके बाद आइसोग्राफ्टिंग, उसके बाद एलोग्राफ्टिंग और सबसे कम होगा हेटेरोग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे, ये आप याद रखेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में यदि आप आइसोग्राफ्टिंग कर रहे हैं या एलोग्राफ्टिंग कर रहे हैं या हेट्रोग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो इस केस में आपको क्या होगा, इस केस में आपको साइक्लोस्पोरिन की हेल्प लेनी पड़ती है। इसके अंदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देखते हैं साइक्लोस्पोरिन। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आई 10th चैप्टर में आपको मिल सकता है, या कई बार आप दूसरी टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाती है कि भाई जब हम हेट्रोग्राफ्टिंग या जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो हम साइक्लोस्पोरिन दे रहे हैं, और साइक्लोस्पोरिन देने से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। तो क्या साइक्लोस्पोरिन जब हम किसी पर्सन को देंगे तो उसको दूसरे इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाएंगे क्योंकि हमने उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया है। तो क्या आंसर होगा इसका,
बताइए भाई। एक पर्सन है, हमने उसको साइक्लोस्पोरिन दिया। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। तो क्या ऐसे पर्सन को जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, जिसको हमने साइक्लोस्पोरिन दिया है, उस पर्सन को बाकी डिजीज से इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, या नॉर्मल रहेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? ज्यादा होंगे सर। क्यों? सर क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक हो गया, अच्छा, तो जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके उस पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उस पे अटैक करेगा, तो वो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया, तो वो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। अच्छा। और कोई? सबका यही आंसर है कि ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा? अगर जो सबका यही आंसर है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो फिर हमें एचएलए सिस्टम पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ आप लोगों को। एचएलए सिस्टम ये कहता है कि यहाँ पर क्या है, एक प्रोटीन बनता है जो हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देना, हम बाकी बी सेल टी सेल इन सबको नहीं छेड़ेंगे। तो जो साइक्लोस्पोरिन है वो क्या करेगा, वो एचएलए कॉम्प्लेक्स को सप्रेस करेगा, ना कि पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं करता ये। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो उसे बाकी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो, कि जिसको हमने साइक्लोस्पोरिन दिया है उसका कंप्लीट इम्यून सिस्टम सप्रेस नहीं हुआ, उसका एचएलए सिस्टम सप्रेस होता है। और इस वजह से क्या होगा, वो सिर्फ ऑर्गन रिजेक्शन को रोकेगा, ना कि ऐसा हो जाएगा कि उसको बैक्टीरिया वगैरह या दूसरे किसी पैथोजन से इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर रहेगा नो, कि यदि ऐसा होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं और साइक्लोस्पोरिन देते हैं, तो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता, उसमें हम एचएलए सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ना कि कंप्लीट इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे अब बात करते हैं हम लोग। तो ये हमने ग्राफ्टिंग समझ लिया, एचएलए सिस्टम समझ लिया। अब कुछ टर्मोलॉजी हमारे पास आती है, जैसे टर्म आते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का डेवलप होना, ये कहलाएगा इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो लिख देते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ immune system, the process of development of immune system in the body is called immunization। और जो immunization है ये कैसा होता है, ये मेमोरी बेस्ड होता है, इट इज मेमोरी बेस्ड। ये मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, बी सेल टी सेल का एक्शन होगा, उससे फिर एंटीबॉडी बनेगी। तो ये तो हो गया आपका इम्यूनाइजेशन। अब इसके बाद एक आपके पास आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक टर्म आती है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी के अंदर, ताकि हमें इमीडिएट एक्शन दिखे। तो इन दिस रेडीमेड एंटीबॉडी या फिर एंटीडोट इज गिवन टू is given for immediate response। इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर
इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए हम इसमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये कहलाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसका एग्जांपल देखोगे पैसिव इम्यूनाइजेशन का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रम में जो IgA एंटीबॉडी देखी जा रही है वो हो जाएगा, यानी कि कोलेस्ट्रम हो गया। कोलेस्ट्रम अगर इसमें क्या है, कंटेनिंग या हाँ कंटेनिंग IgA एंटीबॉडी, और एक हो गया आपका एंटी स्नेक वेनम, ये भी क्या है पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आता है। अब इम्यूनाइजेशन के लिए हमें वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। और जब ये डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड का मतलब है इनएक्टिव पैथोजन, इनएक्टिव माइक्रोब्स को जब हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होगी, मेमोरी की हेल्प से एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के बारे में लिखिए, वैक्सीनेशन it is the process of providing of it is the process of providing of it is the process of providing of vaccine it is the process of providing of vaccine to the patient for development of antibody for development of antibody or immunization is called vaccination। अब वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है, देखिए वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन के बारे में यदि हम कहें तो ये क्या है, इट इज ए सस्पेंशन, ये एक सस्पेंशन होता है। अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, सस्पेंशन क्या होता है भाई, बताइए जी, सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन पढ़ा होगा आपने, इमल्शन भी पढ़ा होगा आपने। किसी को नहीं पता, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सर। हाँ क्या इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है इस मिक्सचर में, जैसे मैं आपको 3 लिक्विड देता हूँ, ऐसे मैंने आपको 3 कंटेनर दे दिए, 1 2 और ये 3, और इन तीनों में आप कैसे पहचानोगे कि इन तीनों में से A B C, इन तीनों में से कौन सा सस्पेंशन होगा, तीनों ही मैंने आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर दे दिए, तो बताओ तीनों में से सस्पेंशन कैसे पहचानोगे। डाइजिन देखिए आपने कभी, डाइजिन सिरप आप लोगों ने पिया होगा। डाइजिन सिरप को पीने से पहले ना ऐसे शेक करते हैं, ऐसे हिलाते हैं थोड़ा से, और फिर उसके बाद वो सिरप निकालेंगे। सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिस मिक्सचर में क्या रहेगा, जिस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या रहेंगे, लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। और यदि इसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो वो पार्टिकल क्या होंगे, बॉटम से सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ऐसा जो सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल क्या रहे, सस्पेंडेड रहे, उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज ए सस्पेंशन, ये एक सस्पेंशन है। और किसका सस्पेंशन है ये, सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिव
या फिर इसको बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। मतलब इसके अंदर जो पैथोजन है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में है, डिसआर्म्ड फॉर्म में है। तो इस तरह के सस्पेंशन को बोलते हैं हम लोग वैक्सीन। और हम वैक्सीन को ये भी बोल सकते हैं कि इट इज सस्पेंशन ऑफ, जिसके अंदर क्या है, डिसआर्म्ड इनएक्टिव पैथोजन है। या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एंटीजेनिक प्रोटीन कोड देखी जाती है पैथोजन की, एंटीजेनिक प्रोटीन कोड ऑफ पैथोजन। मतलब पैथोजन नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रोटीन की कवरिंग होगी, और उस प्रोटीन कवरिंग को WBC पहचान लेगा और पहचान के क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। तो वैक्सीन एक तरीके का सस्पेंशन है जिसमें हमारे इनएक्टिव पैथोजन देखे जा सकते हैं या फिर उन पैथोजन की प्रोटीन की कवरिंग देखी जा सकती है। जैसे इसका एग्जांपल देखोगे वैक्सीन का, तो एक आपके पास आ जाएगा पोलियो वैक्सीन। जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया, जैसे आपका BCG वैक्सीन हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके वैक्सीन के। अब जो वैक्सीन है वो 3 टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की यदि बात करोगे तो 3 तरह की वैक्सीन आपको देखने को मिलती है। पहली है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो होती है इसमें क्या करते हैं, इसमें डिसआर्म्ड पैथोजन देते हैं। इसके अंदर होता है डिसआर्म्ड पैथोजन, यानी कि इनएक्टिव पैथोजन होते हैं। लेकिन ना इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया, अब मान लीजिए पोलियो की ड्रॉप पिलाने आपके घर घर आते हैं, गली गली आते हैं, तो क्या करते हैं, माउथ में बच्चे के 2 बूंद पोलियो की ड्रॉप डालते हैं, 2 बूंद ही डालनी है उनको। अब उसके बाद बच्चे के हाथ पे से निशान लगा देते हैं कि इस बच्चे को हमने पोलियो ड्रॉप पिला दिया है। अब मान लो अगले दिन फिर आए वो पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए, तो आपने क्या करा, वो निशान बच्चे का मिटा दिया कि चलो हमारा बच्चा ज्यादा पोलियो की दवाई पी लेगा तो इसको कभी पोलियो होगा ही नहीं। तो आपने चालाकी दिखाई और वो निशान मिटा दिया। अब वो लोग फिर आए पिलाने के लिए, वो फिर बच्चे को, उसी बच्चे को दोबारा फिर 2 बूंद दवाई पिला के चले गए। फिर तीसरे दिन आए वो, आपने फिर चालाकी करी और फिर वो निशान मिटा दिए। अब क्या होगा, फिर आएंगे वो पिलाने के लिए, फिर वो देखेंगे अरे आपके बच्चे को पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई, आपने बोला नहीं नहीं अभी नहीं पिलाई है, तो वो फिर पिला के चले गए। ऐसे ही 3-4 दिन लगातार वो आए और बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाते गए पिलाते गए पिलाते गए। आपने भी सोचा दवाई है तो हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, उसको पोलियो होगा ही नहीं। और उसके बाद क्या देखा कि उस बच्चे को जो है पोलियो हो गया। मतलब उस बच्चे को हम वैक्सीन दे रहे थे पोलियो से बचाने के लिए, लेकिन ज्यादा डोज की वजह से क्या हो गया, उसको पोलियो हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादा डोज उसकी देते चले जाएंगे, या हो सकता है इस वैक्सीन के अंदर कुछ पैथोजन एक्टिव रहे हों, तो वो बॉडी के अंदर जाएंगे और क्या कर देंगे, पोलियो कॉज कर देंगे, वो बीमारी कॉज कर देंगे जिससे हम बचने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि इस पोलियो वैक्सीन में क्या है, इसके अंदर वही पैथोजन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंदर वो पैथोजन होते हैं जिनसे कोई डिजीज होती है। जैसे मैं पोलियो की बात कर रहा हूँ, तो पोलियो वैक्सीन में पोलियो करने वाला एजेंट है, पोलियो करने वाला वायरस है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है ताकि उस पर्सन के अंदर क्या हो, कोई भी उस पर्सन के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सके। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी ज्यादा डोज ले लें, ये एक्टिव फॉर्म में चला जाए तो क्या होगा, तो ये डिजीज कॉज कर सकता है। बचाने के लिए हम दवाई दे रहे हैं लेकिन उस दवाई से डिजीज होगी। तो ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हो गई। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के ये कुछ साइड इफेक्ट थे। फिर साइंटिस्टों ने प्रोड्यूस करी सेकंड जनरेशन वैक्सीन। और जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, इस सेकंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होता है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आपकी एडिबल वैक्सीन आती है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रोटीन कोट लेते हैं सिर्फ। अब ना डिसआर्म पैथोजन ले लिए, अब उस पैथोजन की सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग ले ली। क्योंकि हमने ये देखा कि जो बी सेल है ना, बी सेल और टी सेल, वो सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग को ही पहचानता है। तो जैसे पोलियो की ड्रॉप थी, पहले भाई हम क्या करते थे, डिसआर्म पैथोजन देते थे। अब हमने क्या करा, पैथोजन देना बंद कर दिया। अब सिर्फ उसके बाहर की प्रोटीन कवरिंग देंगे, प्रोटीन कवरिंग को हमारी बी सेल टी सेल पहचानेंगी
और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेंगे। तो इसमें रिस्क चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसमें कुछ एडिबल वैक्सीन भी आती है, कुछ कंट्रीज के अंदर एडिबल वैक्सीन यूज की जाती है। एडिबल वैक्सीन में आता है आपके पास जैसे एडिबल बनाना हो गया, मतलब वो प्रोटीन को केले के अंदर डाल दिया। अब बच्चे को दवाई नहीं पिलाएंगे, अब उसको केला खिला देंगे, केला खाओ और तुम क्या हो जाओगे, इससे तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। इसके बाद तीसरी आती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन ये मोस्ट एडवांस टाइप है। इसमें हमारा आरडीएनए होता है, ये आरडीएनए से ना देखा जाता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा जाता है। इसमें हम डीएनए के अंदर ही चेंज कर देते हैं और वही अवेलेबल करा देते हैं पेशेंट को, उससे क्या होगा, ये हो जाएगी थर्ड जनरेशन। इसमें तो बिल्कुल ना के बराबर है, रिस्क चांसेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये हो गई 3 जनरेशन की वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो ये हमने कवर कर लिया हमारा वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। अब हम देखते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पास देखे जाते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। तो अब हम बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। तो इसको रब कर देते हैं और फिर समझते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। ये वाला जो पोर्शन है ना, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पर हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं लिम्फोइड या लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फोइड ऑर्गन, तो यदि जो लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो लिम्फोइड ऑर्गन ये किस में पाए जाते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं। फाउंड इन आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम में देखे जाते हैं। और ये लिम्फोइड ऑर्गन जो है ये 2 टाइप के हो सकते हैं, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपके पास 2 आते हैं, एक आता है थाइमस, दूसरा आता है इस बोन मैरो, थाइमस और बोन मैरो। और सेकेंडरी में आपके पास आता है स्प्लीन, इसके अलावा पेयर्स पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, इसके अलावा टॉन्सिल। ठीक है, स्प्लीन हो गया, पेयर्स पैचेस हो गया, टॉन्सिल हो गया, लिम्फ नोड हो गया, और एक आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया माल्ट, ऐसे MALT, माल्ट। माल्ट की फुल फॉर्म है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये हो गया आपका माल्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन है, जिसमें पहला आता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड, ये करते क्या है, देखो जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा तो ये लिम्फोइड ऑर्गन एक्टिवेट होते हैं और ये क्या करते हैं, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। या फिर जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये तो ब्लड सेल्स बनाएंगे, बी सेल्स और टी सेल बनाते हैं। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये क्या करते हैं, ये उस फॉरेन पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और पकड़ के क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, तो ये होता है काम इनका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सबसे पहले हम
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से शुरू करते हैं और सबसे पहला जो लिम्फोइड ऑर्गन हम लोग पढ़ते हैं वो है बोन मैरो। तो हम लोग पहले बात करते हैं, नंबर 1 है बोन मैरो। बोन मैरो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और ये सबसे मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ये हमारा मेन लिम्फोइड ऑर्गन है बोन मैरो। दूसरी बात ये है कि जो ये बोन मैरो है ये कहाँ देखा जाता है, फाउंड इनसाइड द बोन, फाउंड इनसाइड बोन, ये बोन में देखा जाता है। ठीक है, जो कैविटी होती है बोन मैरो कैविटी उसमें देखा जाता है, यानी ये हमारा जो बोन के अंदर कैनाल देखी जा रही हैं उन कैनाल में रहेगा। और ये दो टाइप का हो सकता है, रेड बोन मैरो और वाइट बोन मैरो। इट इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा रहेगा, रेड और वाइट। ठीक है, इसका फंक्शन देख लो। तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स बनाता है, जिसमें क्या क्या बनाएगा, ये रेड वाला तो आरबीसी बना देगा और व्हाइट वाला क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट बनाएगा। आरबीसी बनाता है और लिम्फोसाइट बनाता है। तो ये हो गया आपका पहला बोन मैरो। बोन मैरो के बाद दूसरे लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो जो सेकंड वन है, दूसरा नंबर 2 है थाइमस। तो ये थाइमस है ना, ये बर्थ टाइम पर तो लार्ज साइज का होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये छोटा होता जाता है। इट इज लार्ज एट birth time and get reduces as age, और एज के साथ साथ क्या होता है, ये रिड्यूस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और ये कहाँ देखा जाता है, ये पाया जाता है हमारा मिड थोरेसिक कैविटी में, फाउंड इन मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी में होता है बीनीथ दी चेस्ट बोन। जो चेस्ट बोन है उसके ठीक नीचे होता है। चेस्ट बोन क्या होती है, चेस्ट बोन आपकी स्टर्नम होती है, तो स्टर्नम के ठीक नीचे पाया जाता है ये। ठीक है, मिड थोरेसिक कैविटी में बिल्कुल बीच में पाया जाता है थाइमस। और ये जो थाइमस है ये करता क्या है, जो थाइमस है ये टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये ना आपने पढ़ा होगा 11th में, ये एक एंजाइम, एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, इसको बोलते हैं थाइमोसिन। ये एक थाइमोसिन केमिकल सीक्रेट करता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टी लिम्फोसाइट। तो हमने देख लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब हमें पढ़ना है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन शुरू कवर करेंगे और उसके बाद हम कुछ डिसऑर्डर इसके अंदर है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, वो हम डिसऑर्डर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगली 2 क्लासों में, 1 या 2 क्लासों में ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ही पोर्शन इसमें रह गया है, तो आप यहाँ तक करके रखें अच्छे से, बाकी कंटिन्यू करते हैं हम लोग अगली क्लास के। थैंक यू। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और जो भी डाउट रहे वो शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपके ग्रुप में एक पिक्चर शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसको नोट कर